प्रोड्यूस की थी। और जरा ओपेक कंट्री की हम इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। तो ओपेक कंट्री में जो मेंबर हैं वो 13 मेंबर्स हैं जी ओपेक कंट्री के अंदर। ये 13 मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जी इस वक्त तक दुनिया का 80% जो है वो दुनिया का 80% वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है। ठीक है, दुनिया के 80% क्रूड ऑयल की जो रिजर्व्स है वो इन 13 ममालिक में है, ओपेक कंट्रीज में। ठीक है, उसके बाद जी ओपेक की बात कर दें, इंपोर्टेंस पर ही हम ओपेक की बात कर रहे हैं। तो यही 13 कंट्रीज जो है दुनिया की प्रोड्यूस करती हैं दुनिया का 40% क्रूड ऑयल। प्रोडक्शन आप देख रहे हैं 40% है। और दुनिया की जो ये ट्रेड है 60% जो ट्रेड है पेट्रोलियम की वो रेगुलेट करती हैं जी ओपेक कंट्रीज, पेट्रोलियम ट्रेड। यानी यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस हमें रियलाइज होती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जहां पर दुनिया का 80% जो है क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ रिजर्व्स है, और उसके साथ जो है 40% की प्रोडक्शन है इनकी, और 60% जो है ये कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल ट्रेड में। और अगर हम इसकी बात करें तो अब जरा हम ओपेक प्लस की बात कर लेते हैं जी। ओपेक प्लस, अच्छा जी कलर चेंज कर लेते हैं जी, ओपेक प्लस। क्योंकि मैंने बात की कि ये दुनिया की 13 कंट्रीज हैं वो 80% जो है उनके पास ऑयल रिजर्व हैं, और उसके साथ अगर हम 13 कंट्रीज के साथ ये न्यू एक अलायंस बना है जिसमें 10 कंट्रीज आती हैं जी ओपेक प्लस में, जो कि ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड ऑयल प्रोडक्शन में। तो आपने देखा कि जो रिमेनिंग जो 60% की प्रोडक्शन है उसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन है। और इस कंट्रीब्यूशन के अंदर जो है इनकी एक कंट्री आती है, इसके अंदर रशिया भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जरा ओपेक कंट्रीज और ओपेक प्लस की फॉर्मेशन ये क्या हुई है, उन्होंने क्यों कट ऑफ की तरफ गए हैं, अब ये स्क्रीनशॉट सेव होती जाएंगी तो उसको जो है साथ साथ लेते रहिएगा। तो ये यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं प्लस, ताकि हम इनके साथ ये भी शेयर कर दें बाद में। अच्छा जी, फिर देख लेते हैं। अब जरा हम इसकी ऑयल की जो है इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि ये ऑयल जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पेट्रोलियम सोर्सेज दुनिया के लिए, इसकी अच्छा जरा देख लेते हैं। कोई वेटिंग में हमारे लिए, आई थिंक इट्स इनेबल फॉर ऑल, वी हैव इनेबल्ड इट, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर देते हैं कि क्यों इतनी प्रोडक्शन जो है इम्पोर्टेंट है और किस लिए जो है इसकी जो है वो कट ऑफ पर ये बातचीत हो रही है। तो जी देखें कि प्लास्टिक्स, आप कहें कि प्लास्टिक्स ले लें, आप ये क्लॉथ्स ले लें, आप फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल ले लें, आप इवन सम एक्सटेंट तक जो है फार्मास्यूटिकल ये जो इंडस्ट्रीज ले लें, आप इंडस्ट्रीज, इनमें क्या चीज कॉमन है, इवन सम एक्सटेंट तक मेडिसिन भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कह रहे हैं आप। तो इनमें क्या चीज कॉमन है जी, कॉमन ये है कि ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारी प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम सोर्सेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोलियम जो है वो मेजर सोर्स है इनकी प्रोडक्शन के लिए। हम ऑयल को कहते हैं कि एज अ फ्यूल यूज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड टू प्रोड्यूस एनर्जी, and it is used globally in major countries, especially those countries are known as the developed countries. For example, we can say China, we can say USA, and we can also say to some extent the European Union. They produces the industrial exports they buy raw material from these developing nations and then final produce because they have हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, वो कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट होती है
वो अपनी प्रोडक्शन को चाहते हैं, उनकी जो सप्लाई चेन है ऑयल मार्केट की वो कट ऑफ ना हो जाए, इसलिए उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, जरा हम बात करते हैं तो इस वक्त एक और बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो है दुनिया में सिर्फ 100 कंट्रीज हैं जो कि क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस, ठीक है। दुनिया में 100 कंट्रीज हैं, और इनमें से जो मैंने 5 कंट्रीज की बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो सिर्फ 5 कंट्रीज, वो 5 कंट्रीज कौन सी है मैं मेंशन कर देता हूँ। उनमें जी यूएसए, उनमें जी रशिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, जी कनाडा, और फिर जी इराक। ये 5 कंट्रीज मिलकर प्रोड्यूस कर, इनकी जो प्रोडक्शन है वो 51% है जी। 51% ओवरऑल प्रोडक्शन 100 कंट्रीज प्रोड्यूस करती है, लेकिन सिर्फ जस्ट ये 5 कंट्रीज, इनकी ऑयल प्रोडक्शन जो है वो 51% ग्लोबली जो है, वर्ल्ड जो ट्रेड होती है उसके सेंस में बात की जाती है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट किसकी है, तो ये फैक्ट्स एंड फिगर आप देख सकते हैं। ये जी रिपोर्ट है, इसके लिए मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर सोर्स। ये जी इंटरनेशनल एनर्जी इंफॉर्मेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आप इसको कहते हैं यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की ये रिसोर्स है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें ये बताई जाती है कि ये जो मेजर कंट्रीज है उनकी प्रोडक्शन कितनी है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, आई थिंक क्वेश्चन है किसी का। वी कांट हेयर योर वॉइस, आई थिंक वॉइस वॉइस इशू, किसी और को भी इशू आ रहा है वॉइस का तो काइंडली बता दें। ये कोई बहुत ही पुराना मैसेज है, किसी और को इशू आ रहा है वॉइस का सुनने में, ठीक है जी, ये फिर जो है उनका इंडिविजुअल को इशू होगा वॉइस का। ठीक है जी, मैं देख लेता हूँ किसी को वॉइस से इनेबल तो नहीं किया, ऑफ नहीं किया हुआ। चले ठीक है जी, किसी को हमने जो है अच्छा जी, इन्होंने तो ऑफलाइन अपने सिग्नल्स चेक कर दो ने सारे मत। ठीक है जी, टॉपिक पर वापस आते हैं जी। ओके, तो जरा हम बात करते हैं कि ये जो ओपेक कंट्रीज हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं, जिसके हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखा। इससे पहले जी एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, वो इन चीजों को, ये ऑयल जो प्रोडक्शन होती थी उसको रेगुलेट करती थी, लेकिन विद टाइम बिंग जो है वो चेंज हो गई, जिसको हम कहते थे डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट ऑफ पेट्रोलियम पॉलिसी। लेकिन अब अगर हम बात कर लें, इस जो है ये ओपेक की जो 13 कंट्रीज हैं, मैं जरा आप मेंशन कर लें, ये ओपेक की जो है वो 13 कंट्रीज हैं कौन। जरा इसकी लिस्ट भी मैं आपके साथ मैं लिख लेता हूँ जी। इस 13 कंट्रीज के साथ जो है, इनको बाद में जो ज्वाइन किया, क्योंकि 5 तो पहले मैंने मेंशन कर दी थी, अल्जेरिया, ओके जी, अल्जेरिया, एंड देन अंगोला, एंड देन कोंगो, एंड देन इक्वेटोरियल कीनिया, गबून, लिबिया, और इस तरह और भी एक कंट्रीज हैं। अच्छा, निसार अहमद, अच्छा जी सर निसार, नो हेड वॉइस, आप री स्टार्ट करके ज्वाइन कर दे बाकी, क्योंकि किसी और को इशू तो नहीं है। नहीं सर, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ठीक हो गया, ये उनका अपना इशू है जी। तो जरा हम बात कर रहे थे, अब जरा एक 2016 में एक अलायंस बना है, 2016 में ये एक न्यू अलायंस बना है ओपेक के साथ, जो कि हम ओपेक प्लस के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इस अलायंस फॉर्मेशन का मेजर रीजन यही था कि ये जो ओपेक प्लस की कंट्रीज हैं, ताकि जो ऑयल मार्केट में स्टेबिलिटी है वो अचीव हो सके।
और ये 10 कंट्रीज हैं मोस्टली। इन 10 कंट्रीज में जो मेजर कंट्रीज हैं उनके मैं नाम मेंशन कर देता हूँ। रशिया, एंड देन CARs मोस्टली कजाकिस्तान, अजरबैजान, उसके साथ जो है मैक्सिको, एंड देन ओमान। ये एक न्यू जो है ओपेक कंट्रीज में ग्लोबली जो है फॉर्मेशन हुई है 2016 में। अब इसकी एक जो है अनस्टेबिलिटी क्योंकि मार्केट में आ चुकी थी, उसको जिक्र कर लेते हैं कि ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स चेंज किस तरह हुई। देखिए कि 2021 की अगर हम रिपोर्ट के मुताबिक ये ओपेक कंट्रीज मेंबर्स के पास, और आप ये डेटा मेरे साथ लिखते जाएं, 2021 की रिपोर्ट जो है वो हम फिर से लिख लेते हैं IEA की तरफ से। ओपेक कंट्रीज के पास 80% दुनिया के ऑयल रिजर्व्स हैं मौजूद। और देन मैंने बात की थी कि जो रिमेनिंग में ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, ओपेक प्लस कंट्रीज, जिनके मैंने ओपेक प्लस कंट्रीज के मेजर जो कंट्रीज है वो मैंने मेंशन कर दी हैं। ठीक है। इवन US ओपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन वो उसकी कंट्रीब्यूशन भी जो है वो ज्यादा है। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि ये ओपेक प्लस की फॉर्मेशन क्यों हुई थी, ये एक रेस्पॉन्स था ओपेक कंट्रीज की तरफ से, क्योंकि दुनिया में अमेरिकन US के जो, ये देखें US का जो शेल ऑयल था, they are relying on the crude oil, and then crude oil and shale oil, there is a difference. Shale oil, we can say that we need some mechanical processes. Then this is the crude oil. OPEC have crude oil, but the shale oil is the US shale oil market increases, rate जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसी के पस मंजर जो है देखा, जो ओपेक कंट्रीज थे स्पेशली सऊदिया और ये जो कुवैत कंट्रीज है, उन्होंने देखा कि उनके जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस मार्केट में रिड्यूस हो चुकी हैं, तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चली गई। तो ये जरा हमने डिस्कस किया। अब जरा हम इसकी बात कर लेते हैं कि ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स के सेंस में जो है, अगर हम इसकी ओपेक की एक और ग्लोबली लेवल पर हम एक किस्सा लें, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करें, तो जरा यहाँ पर हमें इजी हो जाएगा ये। अच्छा जी, यहाँ पर कर ले। ओके, ओपेक तो 2000, अच्छा, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो मॉड्यूल हमें 1973 में मिलता है, सबसे पहले 1973 में, जब अरब कंट्रीज ने क्या किया था, एम्बार्गो लगाया था, एम्बार्गो ऑन US एंड अदर वेस्टर्न नेशंस। अब ये एम्बार्गो आपको याद होगा कि ये जो है एक्चुअली जो फलस्तीन और इसराइल की वार हुई थी, और जिसको हम कहते हैं योमे किपुर वार, योमे किपुर वार। इस वार के बाद इसराइल ने मेजर एरियाज को अरब कंट्रीज के, जिसमें सीरियन की गोलन हाइट्स थी और फिर इजिप्ट की जो है सिनाई पेनिनसुला था, इन एरियाज को जो है एनेक्स कर लिया था। तो इस वार के बाद एज अ रिजल्ट जो है ओपेक कंट्रीज ने जो है एम्बार्गो लगा दिया, उन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज की और US कंट्री की। तो क्या हुआ, दुनिया में पहली बार फर्स्ट टाइम ग्लोबल ऑयल शॉक हमें नजर आया, ग्लोबल ऑयल शॉक। यानी पूरी कंट्री की जो ऑयल प्रोडक्शन थी और ऑयल प्राइसेस थी, वो फ्यूल पॉवर्टी की तरफ लेकर गई, जिसको हम फ्यूल शॉर्टेज या फ्यूल शॉर्टेज भी कह सकते हैं और फ्यूल पॉवर्टी भी कह सकते हैं, यानी अनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। क्योंकि जब डिमांड एंड सप्लाई का एक रोल है, जब डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई शॉर्टेज हो जाए तो प्राइसेस फ्लेक्सिबल नहीं रहती। और तो सबसे पहले ओपेक कंट्रीज की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया, बाद में ये नेगोशिएशन हुई उनके बीच में, सिग्निफिकेंटली जो है इम्पैक्टेड ऑयल प्राइसेस इंक्लूड, जब अच्छा, ऑयल प्राइसेस फिर जो है वो इंक्रीज हो गए जब ईरान और इराक की वार होती है 1980s में। ये दूसरी हमें सेकंड टाइम हमें ये शिफ्ट नजर आती है, जब ऑयल मार्केट में जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। उसके बाद हमें अनस्टेबिलिटी नजर आती है
गल्फ वार के अंदर, इसको हम गल्फ वार 1990 और 91 भी कहते हैं। ये जो कंट्रीज जॉर्डन और के बीच में हुई थी, गल्फ एरियाज के बीच में, जिसमें यूएस भी आया था बाद में। अच्छा जी, देन 1997 फिर हमें एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस नजर आते हैं। यहाँ भी ऑयल मार्केट की जो है ऑयल शॉर्ट हमें नजर आता है और प्राइसेस इंक्रीज होती नजर आती हैं। ये केस स्टडीज हैं। देन 2000 जो है 7 और 2008, ये जो जिसको हम कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल, यहाँ पर भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आपने इवेंट्स देखे, जो मेजर इवेंट्स हैं जिन यहाँ पर जो है ऑयल मार्केट में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही, अनस्टेबिलिटी आ चुकी और जो है ग्लोबली इम्पैक्ट हुआ। तो अब जरा ये हिस्ट्री को हमने देखा, अब जरा हम जो है करंट सिनारियो को देख लेते हैं कि ये अब देखा आपने कि रशियन वार, जैसे ही रशियन इन्वेजन यूक्रेन की होती है, तो ये ओपेक प्लस कंट्रीज जो है और ओपेक कंट्रीज, जो उनकी ग्लोबल प्रोडक्शन रेट है, जो ग्लोबल जो है ऑयल मार्केट सप्लाई रेट है, उसको कट ऑफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यूरोपीय यूनियन स्पेशली और वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए। इस सैंक्शंस का, क्योंकि मैंने बात की थी कि ओपेक कंट्रीज स्पेशली जो ओपेक प्लस में आती है रशिया, उनके बीच में एक समझे कि जो है वो एक नेचुरल अलायंसेस है। तो एज ए जो है उन्होंने जो है वो रिटेलिएशन के सेंस में जो है वो क्या किया कि वो उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन को डाउनफॉल कर दिया। और वो ये भी कंसीडर करते हैं कि इसी बेसिस पर ये जो ऑयल मार्केट में ये यूएस जो शेल ऑयल की प्राइस इंक्रीज हुई है, और हमने ये भी देखा कि रशियन पर जब इन्वेजन हुआ, यूक्रेनियन इन्वेजन के बाद जो वेस्टर्न वर्ल्ड का सैंक्शंस रशिया पर लगे, ओपेक प्लस कंट्रीज पर लगे स्पेशली, तो उस सेंस में हमने ये देखा कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस वो इंक्रीज डाउनफॉल की तरफ चली गई। तो यानी मार्केट में एक समझे कि स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी फॉल कर गई। इसी सेंस में जो है वो हमने देखा कि ओपेक कंट्रीज ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन रेट है उसको डिक्रीज करते हैं, क्योंकि वो मेंशन करते हैं देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दिस प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन कितनी डिक्रीज हुई है, प्रोडक्शन जो डिक्रीज हुई है मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये ओपेक प्लस ने 2000 ये जो है 22 के स्पेशली अक्टूबर में मेंशन किया है कि हम जो दिल्ली की 2 मिलियन जो बैरल्स है पर डे, इतनी रिडक्शन करेंगे। तो ये जो है वेस्टर्न वर्ल्ड जिनकी कंप्लीट रिलायंस ऑयल पर मार्केट पर है और उनकी स्टेबिलिटी, इकोनॉमी, सर्वाइवल ऑयल मार्केट प्रोडक्शन पे, इंडस्ट्रियल सर्वाइव नहीं कर सकती, तो उनके लिए सबसे बड़ा एक समझे कि दिस इज लाइक अ कैटास्ट्रोफिक फॉर देम। तो इसी सेंस में नो देयर इज नो क्वेश्चन आई थिंक, ऑलराइट वी हैव टू सी हु लेफ्ट और नॉट। इसी सेंस में हमें जो है ग्लोबल कुछ एप्रीहेंशंस का नजर आ रहा है। अमेरिका ने ये कहा है कि अमेरिका ने इस इनिशिएटिव को कंप्लीटली क्रिटिसाइज किया है, और अमेरिका ने यही कहा है कि द कट विल बूस्ट रशिया ऑयल रेवेन्यूज एंड सजेस्टेड इट वाज मेड फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है, तो यूएस के अगर आप मेंशन करें तो यूएस क्या कहता है जी? यूएस कहता है जी दिस इज द पॉलिटिकल मूव, दिस इज नॉट टेक्निकल मूव बट के पॉलिटिकल मूव है। और फिर रशियन ऑयल प्राइसेस इंक्रीज करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। ठीक है, और अरब वर्ल्ड जो है वो उसको डिनाई करता है। देन हम इसको देख लेते हैं, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो उसके मेंबर ये कहते हैं कि जो 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 प्रोडक्शन कट है
ये जो वो एक समझे कि पुशेस द वर्ल्ड इनटू रिसेशन, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। उसी तरह अगर हम देखें कि ये जो है इस तरह ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक समझे कि ये सबसे बड़ा डाउनफॉल का स्टार्ट हो चुका है, ये प्रोडक्शन कट। इस वक्त तक ओपेक कंट्रीज ने बाइडेन के विजिट के बाद, स्पेशली जब वो गए इस ईयर जो है इसराइल और मिडिल ईस्ट में, स्पेशली सऊदीया, तो ओपेक कंट्रीज ने ये कहा कि अब हम कोशिश करते हैं कि ये जो 2 मिलियन पर बैरल है उसको हम जो है रिड्यूस करें अप टू 1.1 मिलियन बैरल्स अ डे। और ये रिडक्शन भी जो है ट्रिपिंग पॉइंट हो सकती है ग्लोबल इकोनॉमी फाइनेंशियल रिसेशन की तरफ लेते हुए। तो जी आज हमने डिस्कस किया ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स को, कि पास्ट में जो है ग्लोबल इकोनॉमी स्पेशली ऑयल के सेंस में किस तरह हुई है, और हमने मेजर इवेंट्स को भी डिस्कस किया। स्पेशली वो जो मेजर इवेंट्स थे वो ये यहाँ पर मैंने लिखे थे। और उसके बाद हमने ये जो आज का इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, किस तरह की सर्वाइवल गेम चल रही है ऑयल पॉलिटिक्स को लेकर, उसको भी डिस्कस किया। कल हम जो है डिस्कस करेंगे अपने स्पेशल टॉपिक को, मैं उसके लिए अनाउंस कर दूंगा। और हम कोशिश करेंगे, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो मेजर टॉपिक है जो स्पेशली 2023 में बैठना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको प्रिपेयर करें। इसके रिलेटेड जो डेटा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हम्म। अच्छा, ठीक है जी। और कोई भी इश्यूज हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो चैनल है, अच्छा जी, कोई चैनल है, ठीक है जी, ये हम अपना चैनल की लिंक भी शेयर कर देंगे ताकि ये वहाँ पे रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह हाफिज।